एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ठीक है, याद रखना हर चीज को दो बार रिपीट करना है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आ जाएगी, पी ब्लॉक आधे से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जाने एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखते हैं हर चीज को दो बार बोलेंगे। सर क्या? स्कूल स्कूल दो बार हो गया, फिर पब्लिक स्कूल हो गया दो बार ये भी। दिल्ली पब्लिक स्कूल ये भी दो बार हो गया। इसके बाद फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया बेटा। याद है आपका? या तो सारी बातें आ गई। नेम में सबसे आगे कौन है? एस कहां पर सर? 1 से चालू हो रहा है, तो जितने भी एस दिख रहे हैं काउंटिंग लगा दो क्या आगे। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7 and 8 एस कंप्लीट हो चुके हैं। पी क्या है? इसके बाद से चालू है, पी सेकंड से है, तो पी स्टार्ट होगा कहां से? 2 से। तो जहां जहां पी दिख रहा है 2 से चालू कर दो। 2 3 4 5 6 and 7 पी कंप्लीट। जब हम डी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डी की। डी कहां पे है? थर्ड नंबर पर। तो डी स्टार्ट कहां से होगा बेटा? थर्ड से चालू होगा। तो डी आ जाएगा 3D 4D 5D और 6D कंप्लीट। फंडामेंटल एफ 4 से 4F एंड 5F। ये बातें समझ आ गई? ऑर्डर समझ आ गया? एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम भरते हैं तो इस ऑर्डर में भरते हैं। ये बात आ गई? एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वहीं पर जब मैं पी की बात करूंगा तो 4 ऐड कर देना, कितने हो जाएंगे? 6। डी की बात करूंगा 4 और ऐड कर दो 10। एफ की बात करूंगा तो कितनी? 14। ये क्या है सर? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सब शेल के अंदर कितने आ सकते हैं? इतने आ सकते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई? ऑलमोस्ट तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ चुका है। एक और बात नोटिस करोगे, एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम कितने ग्रुप होते हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एस के अंदर कितने होते हैं? आ जाओ बेटा। 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 6। ग्रुप 13 से ग्रुप 18। डी के अंदर कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 10 ग्रुप्स। कहां से? 3 से 12। यहां तक बात समझ में आई? एफ को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एफ सिर्फ और सिर्फ अभी डिफाइन नहीं हो रखा, नीचे रखा हुआ है अलग से। अगर तुमसे पूछे कि एफ कौन से ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। ये बात है। अब हम पढ़ रहे थे क्या? पी ब्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के दिखा देता हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि जो ऑर्डर हमने याद किया है क्या वो हमने सही किया है कि नहीं किया। देखो, बाय चांस अगर मेरे को लिखना है किसका? जिंक का। जिंक कितना है? 30। मेरे को सर यही याद करना है, इस ऑर्डर में फिल करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होंगे? 1s2 2s2। पावर में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाएगा ब्लैक मार्कर। पावर में रिप्रेजेंट किसको किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट मेरे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 30। मेरे को इसके आगे चलना पड़ेगा। इसके आगे कौन है? 4s। उसके बाद 20 कंप्लीट हो चुके हैं। 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बेटा जल्दी आओ। यानी एक इससे एक बात पता चल रही है, इससे दो बातें पता चलेंगी। जो जिंक है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया है? डी सबशेल। तो जिंक कौन से ब्लॉक में मिलेगा? डी ब्लॉक के अंदर मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? इसीलिए सिमिलरली अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देखोगे किस में आएगा? पी में आएगा बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया है? पी में। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आगे बात समझ में? ठीक है, उतारो फोटो ले। बेटा इसको नोट कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आप सबको समझ में आया? हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट? ओके बेटा, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम आगे जानेंगे पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसको इरेज कर दो बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, फोटो लेते रहना, मिल गया ना? ठीक है, इरेज कर दो बेटा। ओके बेटा, तो आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसे बोलते हैं पी ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। अभी मैंने बताया पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होंगे? 6 ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं। कहां से कहां तक चालू हो सकते हैं? पी ब्लॉक चालू होता है ग्रुप 13 से 14, 15, 16, 17 एंड 18। ग्रुप 13 और 14 आपको 11th में पढ़ चुके होंगे। जब अब जो सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो 12th में आएगा। ये 4 ग्रुप आपको पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ग्रुप 15 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो हमको जानने जरूरी है, क्योंकि अगर जब हमको एलिमेंट पता रहेंगे तो प्रॉपर्टीज और उनसे डील करना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली चीज, बिल्कुल, अब सभी को तो ऐसे याद नहीं है, नहीं याद है ना सर? कैसे याद होगा ऐसे? तो सर 118 एलिमेंट है सर, नाम बिल्कुल। या फिर न्यूज पेपर आज सब बीके। ठीक है बेटा, हाउ कैन वी रिमेंबर ग्रुप 15? न्यूज पेपर आज सब बीके। इस तरीके से जिंगल फॉर्म में आप याद कर सकते हो, अपने अपने जिंगल भी बना सकते हैं, जिसको जो इजी लगे वो जिंगल बना ले। ग्रुप 15 याद हुआ। ग्रुप 16 वन ऑफ माय फेवरेट। जब किसी को नहीं आता एग्जाम में वो क्या बोलते हैं? उससे टेपो, उससे टेपो। These are the element present in group 16। वहीं पर जब आपसे बोला जाए ग्रुप 17 के अंदर कौन है, तो ग्रुप 17 के अंदर एलिमेंट होते हैं बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर फूल खिले बाहर आई आंटी। जो सा भी आपको इजी लगे उस फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट ग्रुप 18 ऑल्सो नोन एज नोबल गैस ग्रुप। यहाँ पर सारी नोबल गैस होंगी। इसको कैसे याद करेंगे? तो सर ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मंत्र टाइप का लग रहा है। यस बेटा, एक और हिंदी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद करने का तरीका हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। तो these are the element present in group 18। याद करने का तरीका आप सबको याद हुआ। ग्रुप 14 और 13 के भी बता देता हूं, बट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बस ये 4 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 4 ग्रुप के बारे में। एक और बात देखोगे, ग्रुप 13 में कौन आता है? स्प्रिंग, आलू, गाजर इन थैली। सब्जी लेने जाते हैं तो मम्मी बोलती है ऐसा, क्या बोलेगी? स्प्रिंग, आलू, गाजर इन थैली। वहीं पर ग्रुप 14 में कौन कौन आते हैं बेटा? कहे शिव जी, सुने पार्वती। ठीक है बेटा, ये जिंगल जरूर याद कर लेना, आपको पी ब्लॉक याद हो जाएगा। एक और चीज अब सर याद करनी है, तो आप देखोगे इसके अंदर
ये दो एरो, ये दोनों एरो किसको कट कर रही है? मेटलोइड्स को। ठीक है बेटा, ये 6 के 6 क्या है? मेटलोइड। इसके उस पार नॉन मेटल, इसके इस पार मेटल। ठीक है बेटा। अब ग्रुप 15 में आपसे पूछूं मैं, पहले दोनों क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है? आर्सेनिक और एसबी एंटीमनी और बिस्मथ, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे पहली लाइन यही लिखी हुई है। ग्रुप 15 के अंदर, ग्रुप 15 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप याद रखोगे, ठीक है, 1 से 6 होता है। ग्रुप वाइज देखोगे NS2 NP1, पहला इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा, यानी इन सब की क्या होगी? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे किसकी? ग्रुप 14 की, NS2 NP2, ग्रुप 15 NS2 NP3। चलते जाएंगे आगे, NS2 NP4 NS2 NP5 एंड द लास्ट में NS2 NP6। चेक करो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ग्रुप। सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बेटा? हर एक ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, यहां तक बातें समझ आई? दूसरी बात है फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? सर एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप 13 और 14 को हटा देता हूँ क्योंकि ये 12th में नहीं है। ठीक है, मैं इनको तो थोड़ा देर के लिए अलग कर देता हूँ। हाँ बेटा, पहली बात तो आपको ये चीजें पढ़नी नहीं होती लास्ट वाले, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव के बारे में ज्यादा हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड पूछ जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, बताए आगे चले। तो हम बात करते हैं किसकी? ग्रुप 15 की। इसमें जनरल प्रॉपर्टी मैं सभी की एक साथ बता देता हूं ताकि आप सबका टाइम भी बचे और आप सबको समझ में भी आए। पहली चीज, जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक में, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमको डील करनी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो आप याद रखना, जब भी हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, यहां पर याद रखना जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करेगा, आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। सर क्यों करेगा? कैसे मान ले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो तो शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कहेगा। ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे? सर एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज। ठीक है, साथ ही साथ अब अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज है। सर क्यों इंक्रीज हो रहा है? रीजन पूछ ले तो सीधा लिख देना ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है बेटा, वहीं पर अगर आपसे पूछे जाए अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड का मतलब बिल्कुल। सर क्यों कम होगा? हम तो नहीं मानते, ऐसे कैसे मान लें? सर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बिल्कुल, अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। आगे बात समझ में? तो याद रखना अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई क्या होगा? सर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। क्या कर जाएगा बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। यहां तक बात समझ? यस सर। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको डील करनी है आफ्टर एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, वो आपको डील करनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले तो बात जान ले आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, किसके अंदर, इन आइसोलेटेड गैसेस स्टेट, मतलब एटम को पहले गैस स्टेट में लाएंगे, अकेला करेंगे, जब वो अकेला हो, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो उसके लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी देते हैं उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब भी वर्ड एंथैल्पी आए माइंड में चलना, हम किसकी बात करें, किसी न किसी तरीके की एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी, दोनों का मतलब सेम, ठीक है बेटा। अब याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो उसको तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे कम होगी। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही तो निकालने होते हैं। अब वो दूर जाएगा तो क्या होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा सर, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अक्रॉस द पीरियड जाने पर साइज तो छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ रहे हैं, फोर्स बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, बिल्कुल बेटा पलक, सभी को समझ में आ रहा है बेटा। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप सबको समझ में आई, पक्का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो साथ में मैं यहां पर लिख सकता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और वहीं पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। रीजन एटॉमिक रेडियाई, रीजन एटॉमिक रेडियाई। समझ में आया सभी को या नहीं आया, ठीक है। इसके बाद जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, एक और बात याद रखना इसमें, ठीक है। अब कोई अगर स्टेबल होगा, स्टेबल का मतलब जानना, वो क्या करना चाहेगा, रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, यस। अब जो स्टेबल है क्या वो डिस्टर्ब होना चाहेगा, अगर मैं उसको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी हम नॉर्मली देते हैं उससे ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ग्रुप 15 में ये आधा बराबर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड आर मोर स्टेबल। जब भी इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तो जो स्टेबल है वो अपने से अगले वाले ग्रुप से और अपने से पिछले वाले ग्रुप से दोनों से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करेगा। आई बात समझ में, इसका मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई ग्रुप 15 हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 16, half filled and complete filled are more stable. Here p orbital is half filled, that's why p is, यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल है, और जो स्टेबल होगा उसको तो ज्यादा एनर्जी देनी होगी। आगे बात समझ में, यही क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में और पूछा भी गया है, सभी को समझ में आया बेटा, ठीक है। एक और बात याद रखना, जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं कंपेयर टू दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा देनी पड़ेगी, क्यों ज्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा क्या कोई रीजन है, बिल्कुल सर, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे एटम के ऊपर ऑलरेडी क्या है, चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन, उन दोनों के बीच फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, यानी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा सेकंड होगी और सेकंड से ज्यादा थर्ड हो जाएगी, थर्ड के बाद फोर्थ क्यों नहीं होती सर, क्योंकि वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। यहां तक आया सब में सभी को, आ जाओ। इसके बाद आप सबने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाई, सर वाई का जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि पेपर में तो वाई भी पूछ लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ जाएंगे तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा
कि क्या चीज है। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एटम्स, अकेले एटम की बात कर रहे हैं। बट इसके बाद जो हमारी होंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बॉन्डेड फिनोमेना है, यानी बॉन्ड बनेगी तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम में आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एटम आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरा एटम आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों टग ऑफ वॉर की तरह हो गए, दोनों शेयर कर दिए। अब जो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जो स्ट्रांग होता है वो इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएगा, अपने पास। इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे उसके पास नहीं जाएंगे, पूरे चले गए तो आयन क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव करेंगे। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे वाले के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से पोलर कंपाउंड क्रिएट हो जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या सारी बातें किसके अंदर चल रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ while forming a या while during bonded। ठीक है, जब भी वो क्या होंगे, बॉन्ड में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो टेंडेंसी है इसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डाउन द ग्रुप जाओगे, अब देखो अगर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो अट्रैक्ट करेगा, अगर साइज छोटा होगा तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। आगे बात समझ में? तो ये सारी हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज जो हमको पढ़नी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यहाँ पर साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। आगे बात समझ में? तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन की डिग्री होता जाता है, रीजन नहीं बताएगा, बट अभी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी तक ये जो प्रॉपर्टी चल रही थी जनरल प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी ट्रेंड्स थे, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ठीक है, अभी देखो मैं पहले जनरल पढ़ा रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आएंगे जनरल से आएंगे, अगर कुछ एक्सेप्शन होंगे वो हम डील कर लेंगे, बट अभी तक इसमें नहीं है। ठीक है, ग्रुप 13 में था, वो अब पढ़ नहीं रहे। हाँ, ग्रुप 15 वाला मैंने बता ही दिया। हाँ, ग्रुप 15 में आयनाइजेशन में आता है नीचे वाला, स्मिथ से क्या करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। बॉइलिंग पॉइंट पे भी नाइट्रोजन पास हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो सारी हम पढ़ेंगे। चले आगे, सभी को यहाँ तक समझ में आया? आप सबको बेटा, अमन, आर्यन, ठीक है, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। नोट तो नहीं देने, ये तो चलो क्या रे, बता दे। यस सर, दे दो फिर एनसीईआरटी नोट आओगे। एनसीईआरटी एक बार तो पढ़नी चाहिए सर, बहुत कम रीडिंग सर एनसीईआरटी से मजाक है। यहाँ तक बात समझ में? यस सर। आ जाओ, अब हम बात करेंगे, अकरेंस मत पढ़ना क्योंकि अकरेंस पेपर में नहीं पूछते। ठीक है, अकरेंस को इग्नोर कर देना। यस बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? एक सेकंड, बेटा अगर आपसे पूछा जाए अक्रॉस द पीरियड ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या ग्रुप 18 की? सर अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ग्रुप 18 की ज्यादा होगी। ठीक है, ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से ज्यादा हो सकती है, उससे आगे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है बेटा, चले आगे। यस बेटा, क्लियर हो गया आपका? चलो ठीक है बेटा, मैं कॉर्नर में नहीं लिखूंगा आपसे।
चलो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, चले आगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज डील कर ले। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें कि हमको सबसे पहले चीज ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है। पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। बिल्कुल सही बोला सर, इट इज एन रियल और एपरेंट चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है बेटा, तो हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की या ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन से ग्रुप की बात करेंगे? ग्रुप 15 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले चीज ग्रुप 15 के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? चलो एक और चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चीज आपको जाननी जरूरी है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? आप सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अभी निकालते कैसे हैं इनको भी तो बताओ। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम कितनी होगी ग्रुप 15 के लिए? सर -3। मैक्सिमम कितनी होगी? +5। सर कैसे मान लें, हमको तो नहीं पता, हम तो नहीं निकाल पा रहे। ग्रुप नंबर पता है, ग्रुप नंबर निकालोगे तो n-18 कर दोगे, मिनिमम आ जाएगी। n-15 n-10 करोगे, you will get maximum oxidation state of a group p ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? p ब्लॉक में। ठीक है, या फिर सर और कोई तरीका है क्या? हाँ है, अगर तुमको ग्रुप नंबर नहीं पता तो तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 क्या हो जाएगी? मिनिमम, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही तुम्हारी क्या होगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा साइड में क्योंकि कैमरा हमेशा आएगा आपके। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, मिनिमम -3। ठीक है, 5 - 8 -3। इसके अंदर याद रखना, जिस एलिमेंट जिस कंपाउंड में कोई एलिमेंट होगा उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, और जो बढ़ाता है वो क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन। यानी those element which having minimum oxidation state they only goes in, वो क्या शो करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन। और दोज रिएक्टेंट, याद रखना रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन शो करते हैं वो खुद का क्या करते हैं? रिडक्शन। यानी ये क्या होंगे सर? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मिनिमम वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, मैक्सिमम से ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा? सॉरी, मैक्सिमम से ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये कम ही करेगा। कम करेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा? डिक्रीज ही कर सकता है। जो डिक्रीज करेगा वो होता है बेटा रिडक्शन शो करता है। क्या शो करता है बेटा? रिडक्शन, ओनली रिडक्शन। और जो रिडक्शन शो करेगा उसमें जो रिएक्टेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्वेश्चन देखो, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट?
बिल्कुल बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे इट विल कम्स आउट टू बी 5 है सर, मैक्सिमम है, मैक्सिमम से ऊपर जाएगा नहीं, यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर बेटा। वहीं पर NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, माइनस में क्या होगा, आएगा समझ में। क्लियर। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर एमसीक्यू में आएंगे तो एमसीक्यू भी आएंगे, तो ऐसे आएंगे, एमसीक्यू ही आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर रहना बेटा। बड़ी बातें नहीं पूछी जाएंगी, छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी। सर अगर बाय चांस इसके बीच में होगा तो ग्रुप 15 एक और स्टेट शो करता है +3, यानी जो एलिमेंट है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्या कर सकता है, शो कर सकता है। और जो शो करेगा नहीं +3 बाकी भी शो कर सकता है, बट स्पेसिफिकली हम अब यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। कौन सा, +3 वाला। अब यहाँ पे ना +3 है, ना तो ये मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, तो कैसे बिहेव कर सकता है, तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी। गॉट इट। आप सबको समझ में आया बेटा। +3 वाला एग्जाम्पल HNO2 कितना है इसमें, +3 बेटा। ठीक है बेटा, ये अपना क्या करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है। सर इंक्रीज करेगा तो किस में जाएगा, सर इंक्रीज करेगा तो HNO3 में जा सकता है, और डिक्रीज करेगा तो N3- में जाएगा, यानी अमोनिया वगैरह बनाएगा वो सारी चीजें, या फिर NO। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बेटा। तो जो बीच वाले होंगे वो क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें शो कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखना +5 का मतलब है कि क्या वो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। +5 का मतलब +5 उसके पास चार्ज आ सकता है। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले सकता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान रखना, जब हम बात करेंगे ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, न्यूज़पेपर आज सब बीके। ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछा जाएगा -3 की स्टेबिलिटी, क्या पूछी जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ -3 which means tendency to attract 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहा है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या, कम होगा, which means डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी, बस बात खत्म, सिंपल। डाउन द ग्रुप -3 की स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये बात समझ में। इसके अलावा +5 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, +5 की। जब हम +5 की बात करेंगे उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, नोट करना +5। नाइट्रोजन +5 नहीं बनाता, वो क्यों नहीं बनाता उसका रीजन मैं बाद में दूंगा, डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इससे नीचे वाले याद रखना, तो इसको साथ में बनाया +5 और +3 का। फास्फोरस आर्सेनिक +5 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। ऐसा नहीं कि +3 नहीं बनाते, सर बनाते हैं, +5 भी बना सकते हैं, स्टेबल भी होगा उनका। जैसे नीचे आएंगे हम बात करेंगे इसकी एंटीमनी और बेसमेंट। +3 ज्यादा बनाना चाहेंगे, +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू +5। सर ऐसा क्यों, कोई तो रीजन होगा। रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट।
क्या है बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देगा, जिससे क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। डाउन द ग्रुप जाने पर एस और पी के बीच में डी और एफ ऑर्बिटल्स सब शेल्स आ जाते हैं, जो क्या करते हैं? एस को दीवार बना लेंगे। क्या एस के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? तो दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो +5 के बजाय क्या ज्यादा बनाना चाहेगा? क्यों? क्योंकि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। हाँ, डी सब शेल्स आ जाते हैं। सबसे हमने सबसे पहले क्या किया था? स्कूल पब्लिक स्कूल वाला। उसमें जब नीचे देखोगे तो तुमको पता चलेगा एस और डी। देख लो बेटा, आराम से देख लो। स्कूल पब्लिक स्कूल। आप बेटा लेट आए थे। हाँ, तो आप मिस कर गए वो चीज। ठीक है, एक बार देखो क्या नीचे मूव करते टाइम आपको दिख रहा है? एस और पी के बीच में क्या आ रहा है? डी और एफ आ रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि एस को शील्ड किया जा रहा है, रोका जा रहा है। किसमें सर? केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने से। और जब एस नहीं जा पाएगा तो वैलेंसी कितने से कम हो जाएगी? 2 से कम हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कि स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है। उन्होंने लिखा हुआ सिंपल, +5 की डाउन द स्टेयर कम हो जाएगी। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाएगी। क्यों हो जाएगी? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे बात बेटा सर में सभी को इस तरीके से तुमको पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तुमको 2 कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे एक कंपाउंड तुम +5 बना रहे, दोनों ही +5 बना रहे हैं, बट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्यों है? ठीक है, चल मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं तुमसे, जब मैं इसके बारे में बात ही कर रहे तो। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे चलो थोड़ा सा। ये बात है सर में ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप सबसे ऊपर देखेंगे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, उसमें यही सारी बातें बताई गई हैं। हर्ष हर्ष बेटा क्या रिपीट करना है बताओ बेटा। ठीक है, ठीक है, चले आगे। क्या बोल रहे बेटा यश?